जब गुट निरपेक्षता की बात आती है तो उसके लिए भी हमेशा भारत को याद किया जाता है। उस काल में जब शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर था, उस काल में जब विश्व राजनीति में खलबली मची हुई थी, उस काल में जब बहुत सारे नए राष्ट्र उदित हुए, स्वतंत्र हुए, उस काल में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व के पुनर्निर्माण का दौर चला, ऐसे समय में भारत के द्वारा एक ऐसी नीति का अपनाया जाना जिसे गुट निरपेक्षता कहते हैं, एक बहुत बड़ी घटना थी। तो अब हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका पहला और उसका औचित्य। कितना उचित है गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाना, भारत के लिए कितना उचित था, इस पर भी हम बात करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो हमने दो ध्रुवीय विश्व राजनीति के तहत हमने पढ़ा कि अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो नए ध्रुव सामने आते हैं, दो प्रमुख गुट, और जो पूरी दुनिया है वो इन दो गुटों के इर्द गिर्द घूमती है। अर्थात या तो वो अमेरिकी खेमे के थे या तो सोवियत संघ के खेमे में थे। तो मोटा मोटा अधिकतर देश किसी न किसी के साथ अपने को जोड़े हुए थे। उसके भी कई कारण थे, और इन दोनों गुटों में जो युद्ध की स्थिति बनी उसे हम शीत युद्ध कहते हैं, अंग्रेजी में हम कोल्ड वॉर कहते हैं, जो एक तरीके से फोनी वॉर था, केवल वाक्य युद्ध, ऐसी लड़ाई जो जुबानी लड़ी गई, हथियार उसमें नहीं चले। इस युद्ध का काल लगभग 50 वर्ष का रहा, और इस काल में जो मुख्य हथियार रहा युद्ध का वह था जीव और प्रचार तंत्र। कई 100 वर्षों की जो दास्तां से जो एशिया और अफ्रीका के देश स्वतंत्र हुए थे, ले देकर 1945-47 से लेकर 60 के बीच जो बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, कई वर्षों की दास्ता के बाद, गुलामी के बाद, अब उनके सामने एक समस्या थी कि वो किस खेमे में जाएं, क्या करें। विश्व तो दो खेमे के बीच में घूम रहा है, तो अब हम किनके साथ अपने को जोड़ें? क्या अमेरिका के साथ या सोवियत संघ के साथ? और तीसरा रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है, किसके साथ संबंध हों, यानी संबंध होना क्या जरूरी है, ये भी सवाल कुछ लोगों के मन में उठा। और यदि हम इनमें से किसी एक के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ये नई तरीके की दास्तां ना शुरू हो जाए, नई तरीके की गुलामी ना प्रारंभ हो जाए। और यही नई तरीके की गुलामी से तात्पर्य है नव उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया, जिसमें आपको उस गुट में मात्र उस ध्रुवीय तारे का पिछलग्गू होकर रहना पड़ेगा। अपनी सार्वभौमिकता आप खो बैठोगे, एक तरीके से उनकी हाँ में हाँ मिलाने का ही काम आपको करना होगा, भले ही वह बात आपके हित में हो या ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इन नवोदित राष्ट्रों के सामने थी, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, और मूलतः ये सब देश एशिया और अफ्रीका के थे। तो एक डर तो ये था कि फिर से हम गुलामी के शिकार ना हो जाएं, इतने वर्षों बाद मिली स्वतंत्रता को हम फिर ना खो बैठें। तो एक रास्ता उनके पास था, कोई ना कोई गुट जाओ, शामिल हो और अपनी गुलामी और गुलाम बन जाओ फिर से। दूसरा रास्ता ये था, जो थोड़ा कठिन था निश्चित रूप से, कि अपनी स्वतंत्रता बनाए रखो, किसी के साथ न जुड़ो
और निष्पक्ष रहो, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखो, किसी भी गुट में शामिल ना हो, जो बड़ा कठिन काम था। किसी भी गुट में शामिल ना होने का अर्थ ये है कि सोवियत संघ और अमेरिका इन दोनों की नाराज़गी मोल लो, और इनकी नाराज़गी का अर्थ ये है कि नवोदित राष्ट्रों को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता ये देश नहीं देंगे, और ख़ासकर नवोदित राष्ट्र निर्धन राष्ट्र थे, अविकसित राष्ट्र थे। इन्हें तो आर्थिक मदद की और ज़रूरत थी, तकनीकी मदद की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे समय में क्या स्वतंत्र बनाए रखना ज़्यादा उचित होगा या किसी एक खेमे में शामिल होकर उससे आर्थिक और सामरिक और अन्य तरह की मदद लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा? तो विकल्प दो ही थे, शामिल होना या ना होना। भारत ने स्वतंत्रता के बाद दूसरे विकल्प को अपनाया, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को, बहुत कठिनाइयों से पाई हुई अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना, भले ही उससे उसके आर्थिक विकास की दर में उसका प्रभाव पड़ जाए, गति उसकी धीमी हो जाए, तकनीकी विकास की दर भले कम हो जाए, लेकिन थमेगी तो नहीं। तो इसलिए हम स्वतंत्र रहें तो बेहतर होगा। और इसी सोच के साथ भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक तरीके से पृष्ठभूमि है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि। 1955 बर्मा, 1955 में बर्मा यानी म्यांमार जिसे कहते हैं, बर्मा, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान भी शामिल था। उसने बांडुंग में, जो इंडोनेशिया में है, एक सम्मेलन बुलाया, और जैसा मैंने पहले बताया, इस सम्मेलन में 29 देशों ने भाग लिया। एक प्रकार से इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव रखी गई, गुट निरपेक्ष आंदोलन का बीजारोपण इसी सम्मेलन से हुआ। इस सम्मेलन की सफलता और इस सम्मेलन में दिखाई गई अफ्रो एशियन राष्ट्रों की एकता के कारण के परिणाम स्वरूप, उसकी सफलता से उत्साहित होकर भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट, मिस्र और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, गुस्ताव टीटो, इन्होंने ब्रियोगी आइलैंड, इसमें एक बेलग्रेड, ब्रियोगी आइलैंड में 1956 में इकट्ठे होते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे देशों का एक गुट बनाया जाए जो गुट निरपेक्षता में विश्वास करता हो। ऐसे देशों का एक तीसरा गुट बनाया जाए। पहला गुट तो हो गया अमेरिकी खेमा, दूसरा गुट हो गया सोवियत खेमा, अब एक तीसरा गुट बनाने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। पर यह गुट कैसा रहेगा? जो निष्पक्ष रहेगा, जो गुट निरपेक्षता में विश्वास करेगा। इन्हें संगठित किया जाए, ऐसे देशों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि अपनी कॉमन समस्याओं को आपसी विचार विमर्श करके ये उन समस्याओं का निराकरण कर सकें, हल कर सकें, एक एकता का परिचायक बन सकें। नवोदित राष्ट्रों की भी एकता इससे परिलक्षित होगी। ये 1956 में ये 3 देशों के नेता मिलते हैं और फिर सतत रूप से प्रयास के बाद 1961 में बेलग्रेड, जो तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी होता था, आज यूगोस्लाविया भी अस्तित्व में नहीं है, वो कई देशों में बंट चुका है। लेकिन उस समय जब यूगोस्लाविया एक देश था, वहाँ बेलग्रेड में पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन वहाँ आयोजित किया गया और इसमें 25 देशों ने भाग लिया। इस प्रकार 25 देशों के साथ पहले सम्मेलन से एक आधिकारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है।
जैसा मैंने बताया, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बर्मा से ऊ नू थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के नासिर और युगोस्लाविया के टीटो, इन्होंने गुटनिरपेक्षता के विचारों के प्रसार में बहुत अहम भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्षता की नीति को बढ़ाने में इन 5 लोगों का अहम योगदान है। 1961 से आज तक गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के लगातार शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और इन सम्मेलनों में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्ता की यदि बात करें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितना महत्वपूर्ण रहा है यदि इसकी हम बात करें, तो जहां पहले सम्मेलन में 25 देश शामिल थे, वहीं बाद के सम्मेलनों में 120 देश शामिल हुए। 120, 25 से 120 यानी 5 गुना वृद्धि इसकी सदस्यता में हुई। विश्व के 192 देश आधिकारिक स्तर पर माने जाते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। उनमें से लगभग 120 देश गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के सदस्य बने, आंदोलन से जुड़े। ये स्वयं में बताता है कि गुटनिरपेक्षता एक कितनी विशाल नीति थी और करीब 120 देशों की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। और इसके प्रणेता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गुटनिरपेक्षता क्या है? गुटनिरपेक्षता के क्या अर्थ हैं? गुटनिरपेक्षता से हम आप क्या समझते हैं? यदि इसे संक्षिप्त में कहा जाए तो गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय किसी भी महाशक्ति के प्रभाव या नियंत्रण में ना होकर, किसी भी महाशक्ति के प्रभाव या नियंत्रण में ना होना, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना। ये 2 बिंदु गुटनिरपेक्षता के बड़े महत्वपूर्ण हैं। किसी भी गुट में ना होना, उसके प्रभाव में या नियंत्रण में, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता, गुण दोष के आधार पर, अपने हित के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जब गुटनिरपेक्षता की बात होती है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो गुटनिरपेक्षता क्या है, इससे ज़्यादा बेहतर हम गुटनिरपेक्षता को तब समझेंगे जब हम जानेंगे गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है। क्योंकि गुटनिरपेक्षता को लेकर इसके आलोचक जो हैं वो कई तरह की टिप्पणियां करते हैं और कई ऐसी बातें कहते हैं जो शायद उचित नहीं हैं, निश्चित रूप से उचित नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, इसका अर्थ ये नहीं कि हम गुटनिरपेक्ष हैं मतलब हम तटस्थ हैं, मतलब हम विश्व में कुछ घटना हो रही है तो उसकी अनदेखी कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसा अर्थ इसका नहीं है। गुटनिरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है, निष्क्रियता नहीं रहती गुटनिरपेक्षता में। बहुत से लोगों का यही कहना है, चुपचाप बैठकर किसी घटना को देखते रहना गुटनिरपेक्षता नहीं है। अमेरिका के खेमे में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो उचित नहीं हैं, सोवियत संघ के खेमे में कुछ ऐसी बातें हो रही हों जो उचित ना हो, तो हम उससे दूरी बनाए रखें, तटस्थ रहें और अनदेखी करें, ये गुटनिरपेक्षता नहीं है। ये निष्क्रियता, ऐसी निष्क्रियता गुटनिरपेक्षता का हिस्सा नहीं है। दूसरे शब्दों में, गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी एक देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभा सकता है। गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के मद्देनज़र
वो अपनी बात आवाज़ रख सकता है, और भारत ने ऐसा ही किया है। रहा तो गुट निरपेक्ष, लेकिन घटनाओं के गुण दोषों को देखते हुए उसने अपनी बात हमेशा रखी है, और ऐसा करते हुए वह सक्रिय रहा है। यही गुट निरपेक्षता की स्पष्ट परिभाषा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की परिभाषा हमने समझी, और ये स्पष्ट किया कि ये निष्क्रियता नहीं है। ये स्पष्ट किया कि ये स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाए रखकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की नीति का हिस्सा है, अपनी आवाज़ बुलंद बनाए रखने की नीति का हिस्सा। तो अब हम चलें कि जो आंदोलन जिसकी नींव 1955 में रखी गई, फिर 1961 में जिसने प्रथम सम्मेलन का रूप लिया, उसका ढांचा क्या था। गुट निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए जेनसन ने तो बहुत सरल परिभाषा दी है, और उसमें कहा है कि स्वतंत्र विदेश नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया ही गुट निरपेक्षता है। स्वतंत्र विदेश नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया ही गुट निरपेक्षता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार इस बात को कहते थे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ नकारात्मक या तटस्थता न मानी जाए। कतई ये न माना जाए कि तटस्थ नीति का अनुसरण गुट निरपेक्षता का अंग है, बल्कि ये एक सकारात्मक नीति है, एक पॉजिटिव सोच है। अर्थात भारत उन सभी बातों का समर्थन करेगा जिन्हें वह उचित समझता हो, और उन सब बातों का विरोध करेगा जिन्हें वह अनुचित समझता हो। परंतु मूलतः हम ऐसे गठबंधनों से दूर रहेंगे जो हमें संघर्ष की ओर ले जाते हैं। अर्थात हम अपने हित में जो उचित समझें उसका समर्थन करेंगे, या अपने हित में जो हम उचित समझें उसके लिए हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। यदि वो कोई बात हमारे हित में नहीं है तो हम विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी खेमे की बात हो। यदि कोई बात किसी भी खेमे की हमारे हित में है, देश के हित में है, तो हम उसका समर्थन करेंगे। विश्व शांति के हित में है तो हम उसका समर्थन करेंगे। गुट निरपेक्षता को लेकर, जैसा मैंने कहा, बड़ी नकारात्मक विचार रखे कुछ लोगों ने, और उसे एक नकारात्मक नीति बताई। मैंने इस बात को बार बार आपको समझाने की कोशिश की है कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। ये हमारे लिए समझना ज़्यादा उचित होगा गुट निरपेक्षता के सही मायने को समझने के लिए। तो अब हम थोड़ा देखें और क्या क्या ये नहीं है। गुट निरपेक्षता का अर्थ जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं। ऐसा न समझा जाए कि गुट निरपेक्षता मतलब तटस्थता, विश्व शांति की जिम्मेदारियों से दूरी बनाए रखना, या किसी अन्य तरह की जिम्मेदारियों से दूर रहना। भारत ने हमेशा विश्व के जो पराधीन देश हैं उनकी पैरवी की है। उनके स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा नैतिक समर्थन उनको दिया है, और अपने इस उत्तरदायित्व को उसने बखूबी निभाया है, जिसके तहत इन नवोदित राष्ट्रों को उसने संबल दिया हो। कोरिया, इंडो चाइना, लाओस, वियतनाम, कांगो, साइप्रस, इज़राइल और इजिप्ट, यहाँ पे जो भी विवाद हुए, विश्व के देखिए विभिन्न क्षेत्रों में ये विवाद हुए, इन विवादों में भारत ने हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है और सकारात्मक भूमिका निभाई है, यद्यपि वह गुट निरपेक्षता का प्रबल समर्थक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गुट निरपेक्षता जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं। विश्व शांति की वृद्धि में भारत ने बहुत योगदान दिया है।
गुटनिरपेक्षता की नीति को साफ करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र के उत्तर में लिखा था कि हमारी नीति तटस्थता की नहीं वरन शांति और सुरक्षा की और यदि संभव हो तो शांति की नींव रखने में आधारित करने के लिए है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बारंबार स्पष्ट किया। एक अन्य राजनीति शास्त्री गोपाल स्वामी अयंगार, उन्होंने तटस्थता की बात पर कहा था कि तटस्थता की जब तब ये चर्चा करते हैं परंतु हमारी नीति तटस्थता नहीं है। तटस्थता मतलब क्या होता है? तटस्थता मतलब किसी भी घटना से दूर रहते हुए देखते रहना, बस उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करना, उसे तटस्थता कहते हैं। तो अयंगार जी का कहना है कि हमारी नीति तटस्थता की नहीं है, हम उत्तरदायित्व से नहीं बचना चाहते। यदि हम कुछ नहीं कहते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो वो एक निश्चित नीति के आधार पर है, तटस्थता की नीति के आधार पर नहीं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हमें यदि पृथक रहना है तो वो हमारी नीति का हिस्सा होगी, और यदि कुछ अन्य परिस्थितियों में हमें कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़े जो किसी को पसंद ना हो तो भी वह हमारी नीति का हिस्सा है, क्योंकि वह हमारे हित में है। कुछ मामलों में हमने ऐसा किया भी है और अपने को संकट में भी डाला है। ऐसा बहुत थोड़े राष्ट्र ऐसा कर सकते हैं। अर्थात तटस्थ अर्थात गुट निरपेक्ष रहना एक बहुत कठिन कार्य है, और खासकर उन तत्कालीन परिस्थितियों में जब दो महाशक्तियां सतत रूप से देशों पर दबाव बना रही थी अपने खेमे में शामिल करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ जिम्मेदारियों से बचना नहीं, तटस्थता नहीं, नकारात्मकता नहीं। गुट निरपेक्षता कायरता भी नहीं है। गुट निरपेक्षता कायरता भी नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से एक अद्वितीय साहस का परिचायक है, एक शक्ति का परिचायक है। ये शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली व्यक्ति ही अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपने हित को ध्यान में रख के। इसी अद्वितीय साहस का परिचय भारत ने कई बार दिया है, जब 1956 में इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर इजिप्ट पर आक्रमण किया था। इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने मिलकर जब मिस्र पर आक्रमण किया, उस समय भारत ने इन देशों की, पश्चिमी राष्ट्रों की, अमेरिका के खेमे के राष्ट्रों की कटु आलोचना की थी। ऐसा साहस वही दिखा सकता है जो वास्तव में निष्पक्ष है, वास्तव में जो सकारात्मक है, तटस्थ नहीं हो। इसके बाद भी इजराइल ने जब जब अरब देशों पर आक्रमण किया तो भारत ने इजराइल की निंदा की है। इजराइल की निंदा करते हुए भी भारत पीछे नहीं हटा। इस इजराइल की निंदा को लेकर कई आलोचक कहते हैं कि भारत ने इजराइल के रूप में एक बहुत अच्छा मित्र बनाने का मौका खोया, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में यदि हम पृष्ठभूमि में जाएं तो ऐसा लगता है कि इस नीति कि भारत ने जो विदेश नीति अपनाई इजराइल और मध्य पूर्व एशिया के देशों के साथ, वह काफ़ी कुछ उचित थी, सही थी। इसी तरह इजिप्ट का जैसा मैंने उदाहरण दिया, इजराइल का उदाहरण दिया, थी यदि हम हंगरी की बात करें जिस पर रूस ने हमला किया, रूस ने हंगरी और चेकोस्लोवाकिया पे जब हमला किया तो भारत ने रूस की आलोचना की। तो एक और जहां उसने पश्चिमी खेमे की आलोचना की, दूसरी ओर उसने सोवियत खेमे की आलोचना करने में भी कोई कमी नहीं बरती, क्योंकि उसने यही उचित समझा, विश्व शांति के लिए ये उचित समझा। हालांकि सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में कई बार भारत को मदद की है, कई बार भारत के पक्ष में निषेधाधिकार का उपयोग किया है,
और भारत की सहायता की है कश्मीर मामले में। वीटो पावर का उपयोग उसने हमेशा भारत के पक्ष में किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने सोवियत संघ की आलोचना की है जब उसने हंगरी और चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया। कई बार तो भारत ने अमेरिका की भी कटु आलोचना की है। अमेरिका जब तब पाकिस्तान को शस्त्र आदि देता रहा है और अमेरिका को मालूम है कि इन शस्त्रों का उपयोग वह भारत के खिलाफ अमेरिका करता है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहा है। इस बात को लेकर भारत ने अमेरिका को हमेशा चेतावनी दी है, हमेशा उसकी आलोचना की है। दूसरे शब्दों में भारत जो है वह ये स्पष्ट करता है, भारत की नीतियाँ, कि भारत की गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी तरह से कायरता से न जोड़ा जाए, बल्कि एक अदम्य साहस का उदाहरण माना जाए, एक अद्वितीय साहस का उदाहरण माना जाए। तो गुट निरपेक्षता कायरता भी नहीं है। तीसरी बात, गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपेक्षा भी नहीं है। गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की उपेक्षा करना नहीं है, अनदेखा करना नहीं है। यदि भारत चाहता तो वह मिस्र के मामले में चुप रहता, यदि भारत चाहता तो इजराइल के मामले में वो चुप रहता, यदि भारत चाहता तो वो हंगरी चेकोस्लोवाकिया पे सोवियत संघ के हमले के मामले में चुप रहता। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जिसमें भारत ने स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ मुखर की है। भारत ने कभी भी अपने को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अलग नहीं रखा, कभी भी उसने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से अपने को अलग थलग नहीं रखा। यद्यपि भारत किसी भी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता था, फिर भी उसे चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी पड़ी। चीन और पाकिस्तान से उसके युद्ध हुए और उस युद्ध का कारण भारत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान और चीन के द्वारा किए गए आक्रमण थे। पाकिस्तान ने अक्टूबर 47 में आक्रमण किया, फिर दिसंबर 71 में आक्रमण किया, चीन ने 1962 में आक्रमण किया। इसलिए भारत ने आत्मरक्षा के लिए ये युद्ध लड़े, आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी फौज उसने भेजी और ये युद्ध हुए। इसलिए नहीं कि हम युद्ध के प्रति हमारा मोह है। भारत कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य है, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य है। राष्ट्रमंडल के सदस्यता के क्या मायने हैं इसका मैं पूर्व में जिक्र कर चुका हूँ इसी अध्याय में। ये आपको मानना होगा कि भारत यदि गुट निरपेक्ष ही रहा आता और जिसके मायने वो रहते जो इसके आलोचक रखते हैं, तो सक्रियता संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले में और राष्ट्रमंडल के मामलों में भारत की सक्रियता नहीं दिखाई देती। पर भारत हमेशा एक सक्रिय सदस्य रहा है, प्रोएक्टिव रहा है और विश्व शांति के लिए उसने कई बार अद्वितीय योगदान दिया है। अफ्रो एशियन देशों, तटस्थ राष्ट्रों, इनके जो भी सम्मेलन होते हैं उसमें भारत भाग लेता है और वहाँ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद की नीति, इनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। एक तटस्थ राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता, एक निष्क्रिय राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता। तो भारत एक सक्रिय राष्ट्र रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, भारत तटस्थ नहीं रहा है और गुट निरपेक्षता का अर्थ यही है कि अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, विश्व शांति को देखते हुए निर्णय लेना, स्वतंत्र निर्णय लेना। पिछड़े राष्ट्रों के उत्थान के लिए भी जब भी योजनाएं बनाई गई तो भारत ने कतई इसकी चिंता नहीं की कि ये पिछड़े राष्ट्र किस खेमों के हैं। भारत ने सदैव इसमें अपना योगदान दिया है और ये इस बात का परिचायक है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ, भारत की ये नीति इस बात का परिचायक है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की उपेक्षा करना न माना जाए। इस विचारधारा के लोग गुट निरपेक्ष में सदस्य कैसे बनाए जाते थे? क्या कोई भी राष्ट्र इसमें सदस्य बन सकता था?
नहीं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता संबंधी बातें, इसको लेकर हम ये जान लें कि कौन इसके सदस्य बनने की पात्रता रखते थे। पहला, वे देश, इसके लिए 5 शर्तें थीं। पहला, वे देश जो गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित विदेश नीति का अनुसरण करते हों। वे देश जो गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कोएग्जिस्टेंस पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हों। वे देश जो उपनिवेश से स्वतंत्र होने के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करते हों। ये दूसरा, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं उसका समर्थन करते हों, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। वे देश जो किसी भी सैनिक गुट के सदस्य ना हों, और सैनिक गुट के मायने नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट आदि। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट और भी कुछ अन्य सैनिक गुट भी आए थे। इनके सदस्य ना हो तभी आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप गुटनिरपेक्ष नहीं रहे, आप किसी एक गुट में शामिल हो तो ऐसे राष्ट्र जो किसी भी तरह के सैनिक गुटों में शामिल हों वो उसकी सदस्यता नहीं हासिल कर सकते। तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त वो थी कि वही देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है जिसने कभी भी किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सोवियत संघ हो, उसके साथ द्विपक्षीय समझौता जिसके तहत किसी तरह की एक तरीके से अनुबंध हो जिसमें वो ना किया हो, ये इसमें शामिल हो सकता है। पांचवी और अंतिम शर्त थी, वे देश जो किसी भी महाशक्ति को या किसी भी शक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देते। अर्थात सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति देकर कोई देश ये स्पष्ट कर देता है कि वह उस खेमे का है जिस खेमे को उसने सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी। तो यदि वो किसी खेमे में शामिल हो गया है तो वो कैसे गुटनिरपेक्ष खेमे में आएगा। इसलिए 5वीं शर्त भी बहुत महत्वपूर्ण थी कि चाहे वो नौसैनिक अड्डा हो, चाहे वो वायुसेना के लिए अड्डा हो, किसी भी तरह का सैनिक अड्डा बनाने की यदि अनुमति किसी राष्ट्र ने दी है किसी शक्ति को, ताकतवर देश को, तो वह देश भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं बन सकता। तो इस प्रकार इन 5 शर्तों के साथ ये सुनिश्चित किया जाता था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देश इन 5 शर्तों का पालन करते हों तभी उन्हें सदस्य बनाया जाए।